चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्लास 10th। चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 जिसका नाम आप देख सकते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है और ये क्लास 10th का चैप्टर है ना। इसमें पहले हम थोड़ा बेसिक देखेंगे, उसके बाद एनसीईआरटी को डिस्कस करेंगे। क्लियर? क्लास 10 सबसे पहले हम समझते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल तो इसका जनरल फॉर्म क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल इसका जनरल फॉर्म हमें किस तरीके से लिखना होता है, तो इसका जनरल फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का जनरल फॉर्म है। अगर यहां पर देखा जाए तो a b c जो आपके पास है, जैसे x का कोफिशिएंट a हो गया, y का कोफिशिएंट b हो गया और ये c हो गया, ये हमारे पास कांस्टेंट है, ये हमारे पास कांस्टेंट है। और यहां पर x और y जो है ये हमारे पास वेरिएबल है, ये वेरी कर सकते इसकी वैल्यू, तो इसे हम वेरिएबल कहेंगे। तो जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का? ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, जहां पर a b c कॉन्स्टेंट्स है और x और y यहां पर वेरिएबल्स है। अब सवाल यह है इसको हमने लीनियर इक्वेशन क्यों कहा है? तो लीनियर इक्वेशन हमने इसको इसीलिए कहा है क्योंकि अगर आप इसका ग्राफ अगर बनाएंगे, अगर आप इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो ग्राफ ड्रॉ करने पर आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो यू गेट स्ट्रेट लाइन। यस, आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी। जब आप इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो आपको एक स्ट्रेट लाइन मिलेगी, ना कि आपको कर्व। ध्यान रहे, आपको कर्व नहीं मिलेगा, आपको स्ट्रेट लाइन मिलेगी। क्योंकि आपको स्ट्रेट लाइन मिल रही है इसीलिए हम इस इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन कहते हैं। लीनियर इक्वेशन क्योंकि इसका ग्राफ हमें स्ट्रेट लाइन मिलता है, इसीलिए इसको हम लीनियर इक्वेशन कह रहे हैं। क्लियर? बहुत सही। अब हमें समझना है, जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करूं, जैसे सपोज मैंने कुछ लिख दिया, एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, सपोज एग्जाम्पल लिख रहा हूं 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ये मेरे पास एक इक्वेशन है। अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, जहां पर कि आप x का कोफिशिएंट 2 देख रहे हैं, y का कोफिशिएंट यहां पर कुछ नहीं है तो 1 माना जा सकता है और ये 5 है। तो ये 2, 1 और 5 हमारे पास कांस्टेंट है और x और y हमारे पास वेरिएबल्स हैं। क्लियर? ये वेरिएबल्स हो गए हमारे पास x और y, और ये 2, 1, 5 हमारे पास कांस्टेंट्स है। नाउ अब आपको समझना होगा कि इस लीनियर इक्वेशन के सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशंस, अब आपको सॉल्यूशन समझना होगा। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? तो किसी भी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन आप कह सकते हैं कि x कॉमा y का एक पेयर आप समझ सकते हैं, जोड़ा x कॉमा y का पेयर जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाए, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाए उसे कहेंगे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन। मैं फिर से रिपीट करता हूं, सॉल्यूशन किसे कहेंगे? इस इक्वेशन के लिए x और y का एक पर्टिकुलर पेयर होगा, एक पर्टिकुलर जोड़ा होगा x और y का, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर ले जाएगा। बस उसी पेयर को हम क्या कहेंगे? इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने एक पेयर लिख दिया यहां पर, जैसे एग्जांपल के लिए एक पेयर लिख दिया मैंने यहां पर 2,1, ऐसे एक पेयर लिख दिया। यहां पर x की जगह में 2 आप रख के देखेंगे यहां पर, और y की जगह में जब आप 1 रख के देखेंगे तो ये वाला पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर जाएगा, लेफ्ट और राइट बराबर आ जाएगा। अगर आता है लेफ्ट और राइट अगर बराबर आता है तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्लियर? रख के देखते हैं। आप देखिए, अगर मैं x की जगह 2 रखूं तो ये बनेगा 2 × 2 प्लस 1
y की जगह अगर मैं 1 रख के देखूं, अगर कह रहा हूं तो इक्वल टू 5 कितना बन गया, 2 2 जा 4 प्लस 1 इक्वल टू 5, 5 इक्वल टू 5। देखो ये वाला पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, ये वाला पेयर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड कर गया, मतलब 2,1 इसका सोल्यूशन है। क्लियर? सोल्यूशन किसे कहते हैं आप समझ पा रहे हैं ना? बहुत सही। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ऐसे इनफाइनाइट सोल्यूशन हो सकती है। जैसे एक दूसरा पेयर भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि 2,1 है, ऐसे बहुत पेयर हो सकते हैं। जैसे आप समझ सकते हैं यहां पर, जैसे हमने यहां पर लिख दिया जैसे 3 कॉमा ले लिया हमने -1, ये एक पेयर हो सकता है, ये भी इसको सेटिस्फाइड करेगा। आप रख के देखिए, x की जगह में 3 रखेंगे तो 2 डायरेक्ट कर लूं क्या, तो डायरेक्ट कर लेते हो ना, 2 3 जा, है ना, 2 3 जा, क्योंकि x में 3 रखना है तो ये 6 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1 दैट इज -1 और इक्वल टू कितना हो जाएगा 5। 6 में से 1 गया 5 बचे, दैट इज इक्वल टू 5। लेफ्ट और राइट बराबर आ गया, मतलब ये भी इसका क्या है, सोल्यूशन। तो इस इक्वेशन के, एक इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशंस हो सकते हैं, अर्थात ऐसे ऐसे इनफाइनाइट पॉइंट हो सकते हैं। क्लियर? तो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का जनरल फॉर्म क्या है ना, क्यों इसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं और सॉल्यूशंस क्या होता है, ये आपको समझ आना चाहिए। नाउ अब आपसे एक इंपॉर्टेंट चीज और डिस्कस करनी मैंने, ये टेबल, ये एनसीईआरटी में दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट टेबल है, आप इस टेबल को याद कर लेंगे समझ के, ठीक है? तो चलिए आपको इस बारे में डिस्कस कर रहा हूं, है क्या ये। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास यहां पर 2 इक्वेशन है ना, कोई 2 इक्वेशन मैं मान रहा हूं, जनरल लिख रहा हूं 2 इक्वेशन। जैसे माना एक इक्वेशन मैंने माना a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरे पास एक इक्वेशन होगी। ऐसे मैंने एक और इक्वेशन मान ली a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। अब आप इन दोनों इक्वेशंस में देखिए, x का कोफिशिएंट a1 है, y का कोफिशिएंट b1 है, ये c1, x का कोफिशिएंट a2, y का कोफिशिएंट b2 और ये c2। अगर मैं x के कोफिशिएंट दोनों इक्वेशंस से क्या करूं, कंपेयर कर दूं, क्या कर दूं, इनके रेशियोज को कंपेयर कर दूं। जैसे x का कोफिशिएंट a1 है, अगर मैं a1 को a2 के साथ कंपेयर करता हूं, इसी प्रकार से इसके y के कोफिशिएंट को इसके y के साथ कंपेयर करता हूं, b1 को b2 के साथ कंपेयर करता हूं, और माना बात ये दोनों रेशियोज अगर बराबर नहीं आते, ध्यान से सुनिएगा, अगर a1 अपॉन a2 करता हूं और b1 अपॉन b2 करता हूं और ये इक्वल अगर नहीं आते हैं, अगर ये इक्वल नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में, इस केस में आपने 3 बातें याद रखनी है। आपने 3 बातें याद रखनी है। सबसे पहली बात आपने ये याद रखनी है कि सर इसको हम कहेंगे ग्राफिकली इसको हम कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। क्या कहेंगे इसको हम? इसको कहेंगे इंटरसेक्टिंग लाइन। आप ये बात याद रखेंगे, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। आपसे कोई पूछ ले कि बताओ इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन क्या है, शर्त क्या है, तो आपने चुपचाप बताना है कि सर a1 का a2 के साथ रेशियो डजंट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो अगर ग्राफिकली देखोगे तो इस तरीके से ये जो कंडीशन लिखा हूं, ये जो यहां पर लिखा है, ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। ग्राफिकली क्या बोलेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन हो गई। साथ ही साथ में अगर इसको हम एल्जेब्राइकली सोचें तो आप ये कहेंगे, अगर एल्जेब्राइक इंटरप्रेटेट करोगे आप, तो उस कंडीशन में आप ये बोलोगे कि सर इसका एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा। आप क्या बोलोगे एल्जेब्राइकली कि एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन होगा, इसका एग्जैक्टली एक सॉल्यूशन होगा, जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं, जिसको यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। तो अगर मैं एल्जेब्राइकली कहूं तो आप कहेंगे कि सर ये कंडीशन किसकी है? यूनिक सॉल्यूशन की। और अगर मैं ग्राफिकली कहूं, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, तो आप कहेंगे कि सर ये इंटरसेक्टिंग लाइन की कंडीशन है। तो कुल मिलाकर आपको ये कंडीशन याद रखनी है कि जब भी a1 by a2 डजंट इक्वल टू b1 by b2 आएगा, तो इसको हम ग्राफिकली इंटरसेक्टिंग लाइंस कहेंगे, या और करके एल्जेब्राइकली क्या कहेंगे? यूनिक सॉल्यूशन या एग्जैक्टली 1 सॉल्यूशन, इसका एक सॉल्यूशन होगा।
या एक और बात याद रख लीजिए साथ ही साथ में, इसी को हम कहते हैं कंसिस्टेंट। यस, अगर आपसे कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पूछता है तो आप इसको कंसिस्टेंट बोल देना। क्लियर है ना? कब? अगर दोनों का रेशियो अगर बराबर नहीं आता है तब। अच्छा, दूसरा केस क्या बन सकता है? माना आपने क्या किया, आपने सपोज यहां पर A1 और A2 का क्या किया, आपने A1 और A2 का रेशियो लिया और आपने B1 अपॉन B2 का रेशियो लिया। क्लियर? और साथ में आपने B1 और B2 का रेशियो लिया, B1 अपॉन B2, और इसी तरीके से आपने C1 अपॉन C2 का रेशियो लिया, और ये तीनों रेशियो सपोज आपस में इक्वल आ गए। ऐसा भी हो सकता है कि तीनों आपस में इक्वल आ जाए। तो अगर A1 बाई A2 इक्वल B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, अगर हमारे पास तीनों अगर बराबर आएंगे तो इस कंडीशन में आप क्या कहेंगे? ग्राफिकली आप कहेंगे इसको कोइंसिडेंट लाइंस। क्या कहेंगे ग्राफिकली आप इसको? कि सर ये लाइनें कोइंसिडेंट कर जाएंगी, कोइंसिडेंट लाइन कहेंगे आप उसको। क्लियर है ना? ग्राफिकली इसको आप कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। क्लियर? इसको क्या कहेंगे? इंटरसेक्टिंग लाइन। मतलब अगर आप ग्राफ बनाते हैं तो ग्राफ में आपको ये कैसे मिलेगा? ग्राफ में ये आपको इस तरीके से इंटरसेक्ट करती हुई दिखेंगी लाइनें ऐसे। और कोइंसिडेंट का मतलब ये हुआ कि जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर, जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर जब ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कोइंसिडेंट का मतलब हुआ कि एक लाइन आपने ड्रॉ करी, उसी के ऊपर ओवरलैप करते हुए दूसरी लाइन मिलेगी, इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट। क्लियर? तो यहां पर ये याद रखना कि अगर A1 बाई A2 का रेशियो B1 बाई B2 का रेशियो C1 बाई C2 के इक्वल आता है, अगर तीनों रेशियोज बराबर आते हैं तो आप इसको ग्राफिकली क्या कहेंगे? कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे। क्लियर है? ये बात याद रखना, इसको क्लियर रखना। दूसरी बात ये याद रखना, इसकी कहेंगे अगर एल्जेब्राइकली इसको अगर आप इंटरप्रेटेड करोगे तो एल्जेब्राइकली आप इसको बोलना इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। क्या कहेंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इसका मतलब हुआ कि इसके बहुत सारे सॉल्यूशन हो सकते हैं। इसका क्या था? इसका यूनिक सॉल्यूशन, यानी एक ही सॉल्यूशन होगा, और इसके बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी। ठीक है? और तीसरा पॉइंट आप इसको भी क्या कहेंगे? कंसिस्टेंट कहेंगे। बिल्कुल आप इसको याद रखेंगे। ये आपके पास एनसीईआरटी की टेबल है, ये यहां पर लिखा हुआ है। देखिए, अगर रेशियो को कंपेयर करने पर अगर ये वाला रेशियो आता है A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2, तो ग्राफिकली जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होगा, और एल्जेब्राइक इंटरप्रिटेशन देखोगे तो एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन होगा। इसी प्रकार से अगर तीनों रेशियोज अगर मान लो बराबर आ जाते हैं, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, तो इसको कोइंसिडेंट लाइंस कहेंगे और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन कहेंगे। इसी प्रकार से हमारे पास एक तीसरा और होता है, इसको भी आप यहीं पर जान लो। तो तीसरा हमारे पास होता है, अगर मान लो A1 बाई A2 हमने किया, B1 बाई B2 हमने किया, और C1 बाई C2 का हमने रेशियो किया। अगर ये शुरुआती के दो रेशियो बराबर आ जाएं और बाद के दो रेशियो बराबर अगर नहीं आते हैं, तो इस कंडीशन में आप इसको क्या कहेंगे? ग्राफिकली इसको आप कहेंगे पैरेलल लाइंस। इसके लिए जो लाइनें बनेंगी वो पैरेलल बनेंगी ग्राफ पर। कैसे बनेंगी? पैरेलल लाइंस बनेंगी ग्राफ पर। जब आप ग्राफ प्लॉट करेंगे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेकर, तो आपको ग्राफ कैसा बनेगा? इस तरीके से समझ सकते हैं। कैसे हो सकता है? पैरेलल लाइन मिलेंगी। ठीक है ना? दूसरी बात ये याद रखनी है, इसमें एल्जेब्राइकली क्या होगा? तो इसके कोई सोल्यूशन नहीं होंगे, यानी यहां पर लिखेंगे नो सोल्यूशन। यहां पर कोई सोल्यूशन इसका नहीं होगा। ठीक है? तो नो सोल्यूशन होगा। पैरेलल लाइंस है, नो सोल्यूशन होगा। ठीक है ना? और इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को हम कहेंगे इनकंसिस्टेंट। इसको इनकंसिस्टेंट कहेंगे, इसके कोई सोल्यूशन यहां पर नहीं मिल पाएंगे। ठीक है? तो यहां पर ध्यान रखना, इसको कंसिस्टेंट हो गया, ये भी कंसिस्टेंट था, और ये वाला हमारे पास इनकंसिस्टेंट है। तो ले देखिए, आप इस टेबल को अच्छे से याद कर लीजिएगा। ये रहा हमारा तीसरा वाला केस। अगर शुरुआती के दो रेशियो बराबर आ जाए और बाद के दो रेशियो बराबर अगर नहीं आते हैं, तो फिर इसको हम पैरेलल लाइन या नो सॉल्यूशंस कहते हैं। ठीक है? या और करके क्या कहा हमने? इनकंसिस्टेंट कहा। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है इस टेबल को याद करना। आइए बात करते हैं क्वेश्चंस पर। ये रहा हमारा यहां पर पहला प्रश्न। आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो आप समझ पाएंगे, लिखा है यहां पर 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th took part in mathematics quiz
लिख रहा है कि क्लास 10th के 10 बच्चे हैं जो कि मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, जो लड़कियां हैं वो लड़कों से 4 ज्यादा है, लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। तो पूछ रहा है फाइंड करिए नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल हु टुक पार्ट इन द क्विज, ठीक है। लेकिन ध्यान रखना ये क्वेश्चन में बोला हुआ है, इसको आपने सॉल्व करना है कैसा, देखो यहां पर लिखा है ग्राफिकली, तो आपने ग्राफ बनाना है। पहले आप इक्वेशंस बनाएंगे, फिर उस इक्वेशंस का ग्राफ बनाएंगे और उसके बाद इसका सॉल्यूशंस निकालेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं इस क्वेश्चन को। लिखा है यहां पर 10 स्टूडेंट है क्लास 10 के। सबसे पहले हम ये मान लेते हैं कि लेट, यही लिख देता हूं ना, लेट हमारे पास जो नंबर ऑफ बॉयज हैं उनको हम एक काम करते हैं, उनको हम मान लेते हैं एक्स मान लेते हैं। बॉयज कितने मान लेते हैं? एक्स मान लेते हैं। और हमारे पास जो नंबर ऑफ गर्ल्स है, नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या को हम एक काम कर लेते हैं वाई मान लेते हैं। बॉयज को हमने एक्स मान लिया और गर्ल्स को हमने क्या मान लिया? वाई मान लिया। बोल रहा है कि टोटल 10 बच्चे हैं, तो टोटल बच्चे कम मिलेंगे जब आप बॉयज और गर्ल्स को ऐड करेंगे। तो आप दोनों को सिंपली ऐड करेंगे तो x प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी बॉयज और गर्ल्स को मिलाकर 10 है। इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से आपने इक्वेशन बनानी है। ये हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन तैयार हो गई। ऐसे ही हमें दूसरी इक्वेशन भी यहां पर तैयार करनी है। लिखा हुआ यहां पर नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। जो लड़कियां हैं उनकी संख्या, उनकी जो संख्या है वो लड़कों से 4 ज्यादा है, ठीक है ना। लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है, इसमें ऐसा बोला जा रहा है। तो अगर लड़कियों की संख्या लड़कों से 4 ज्यादा है तो इसका मतलब क्या हुआ? देखिए जरा, यहां लिखा हुआ है नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। आप यहीं से बना सकते हैं, आप इस लाइन से ही इक्वेशन बना सकते हैं, घबराने की बात इसमें नहीं है। देखो कैसे, मैं आपको बता रहा हूं। यहां लिखा है, देखिए यहां देखिए इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा है ना, इफ द नंबर ऑफ गर्ल्स, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा है, तो देखिए नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है हमारे पास, कितने मान रखे हमने? वाई मान रखी। तो हम यहां लिखेंगे वाई इज का मतलब हो गया इक्वल टू 4 का मतलब तो 4 ही हो गया, मोर देन, मोर का मतलब प्लस, मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज, और नंबर ऑफ बॉयज कितना है? एक्स। मतलब हमारे पास इक्वेशन ये बनेगी y इक्वल टू 4 प्लस एक्स। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 बन गई। क्या क्लियर है इक्वेशन 2 हमने कैसे बनाई? क्लियर है इक्वेशन कैसे बनी? वापस बताऊं तो एक बारी वापस बता देता हूं इक्वेशन बनी कैसे। यहां पर देखिए लिखा है करके, यहां पर देखिए इस लाइन को देखिए, नंबर ऑफ गर्ल्स लिखा है, नंबर ऑफ गर्ल्स हमने कितना मान रखा है? वाई, तो लिख दिया वाई दैट इज इक्वल टू 4। तो 4 मोर का मतलब 4 ज्यादा है, तो प्लस देन द नंबर ऑफ बॉयज, और बॉयज की संख्या हमारे पास कितनी है? एक्स। तो y इक्वल टू 4 प्लस एक्स, ये हमारे पास 2 इक्वेशंस बन गई। अब जब भी हमें 2 इक्वेशंस पता हो, है ना, तो हम इनका ग्राफ बनाएंगे और ग्राफ बनाकर इसको, इसके सॉल्यूशंस निकालेंगे, क्योंकि बोला हुआ है ग्राफिकली सॉल्यूशन निकालिए। तो चलिए इसको एक काम करते हैं, अगले पेज पर लेके चलते हैं। इक्वेशन है मेरे पास x प्लस वाई, इक्वेशन थी पहले x प्लस वाई इक्वल टू 10, और दूसरी इक्वेशन थी मेरे पास y इक्वल टू एक्स प्लस 4, है ना। यही इक्वेशन थी ना, y इक्वल टू, देख लीजिए, x प्लस 4, ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं ना, 4 प्लस एक्स कहो चाहे x प्लस 4 कहो, बात एक ही है। अब इन दोनों का ग्राफ कैसे बनाएंगे? अब ग्राफ बनाना सीखिए। सबसे पहले इसके लिए आप क्या करेंगे? इस वाली इक्वेशन के लिए एक डब्बा बनाएंगे, एक बॉक्स बनाएंगे, क्लियर। और उस बॉक्स में आप क्या करेंगे? यहां पर एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। अब आप अपने अकॉर्डिंग चाहे x में वैल्यू रखो, चाहे y में वैल्यू रखो, और कोई सी भी वैल्यू रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। किसी एक में रखो, चाहे x में चाहे y में। अगर आप x में वैल्यू रख रहे हो तो आप y निकाल के लाएंगे, और अगर y में आप वैल्यू रख रहे हैं तो x निकल के आएगा। रखनी क्या है वो आप पर डिपेंड करता है, आपको जो वैल्यू रखनी है वो रखिए, ठीक है। तो चलिए मैं यहां पर कुछ वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं।
जैसे फॉर एग्जांपल के लिए मैंने यहां पर x की जगह में सब्स्टिट्यूट कर लिया। सपोज मैंने यहां पर पहले इक्वेशन की बात चल रही है, तो चलिए मान लेते हैं यहां पर x की जगह मैंने कुछ रख दिया, 6 रख दिया, ठीक है, अपने से 6 रखा मैंने। कितना बनेगा 6 रख के जरा पुट करना, या x की जगह 6 पुट करना, कितना आएगा, यहां लिख दूं 6, या एक काम करता हूं इस इक्वेशन को साइड में लिखता हूं, ठीक है ना, इसको बगल में रखता हूं, तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास x में 6 प्लस y इक्वल टू 10। यहां से y निकालेंगे तो कितना आएगा, 10 माइनस 6, y इक्वल टू 4। तो चेक करिए y की वैल्यू कितनी निकल के आई, 4 निकल के आई। जब हमने x की वैल्यू 6 रखी तो यहां पर 4 आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे। इसी प्रकार से अब आप क्या करेंगे, x की कोई अन्य दूसरी वैल्यू रखेंगे जो आपको पसंद हो रखी है, ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि आप 6 रखिए। मैं अगली वैल्यू x की जगह में रख रहा हूं, सपोज 5। तो अगर x में 5 रखूं तो कितना बनेगा, आप देख लीजिए, ये हो गया 5 प्लस y की वैल्यू हमें निकालनी है इक्वल टू 10, तो y हमारे पास आ जाएगा 10 माइनस 5, y इक्वल टू 5। तो अब यहां पर y कितना आ गया, 5। क्लियर है ना, इस तरीके से। अब सेम काम इसके लिए ऐसा ही बॉक्स इसके लिए बनाएंगे, तो ये मैं अब यहां से रफ कर रहा हूं, क्लियर है ना, ये बॉक्स हमारा बन गया है। इसी तरीके से अब हम इसका बॉक्स बनाएंगे, तो ये लीजिए हमने यहां पर, चलिए यहीं लिखता हूं, यहीं पर बना लेता हूं बॉक्स। ये बना लिया हमने एक बॉक्स, एक में लिखेंगे x और एक में लिखेंगे y। क्लियर, देखो मैंने यहां पर 2 ही पॉइंट निकाले, आप चाहो तो 3 निकाल सकते हो, 4 निकाल सकते हो, ठीक है, मिनिमम 2 निकालने। चलिए फिर इसको यहां पर देखते हैं। अब यहां पर हम अपनी मर्जी से कुछ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं x की जगह पे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहां पर x की जगह पे मान लो मैंने कुछ भी वैल्यू डाल दी। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने x की जगह में डाल दिया यहां पर, चलो 0 डाल देते। तो अगर x में 0 डालेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 0 प्लस 4 आएगा, और y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 4। नाउ y की जगह में टेबल में पुट कर लो, तो y ये रहा, इसकी यहां पर वैल्यू आ गई 4। अब हमें दूसरी वैल्यू रखनी है। जैसे सपोज मुझे x की जगह मैंने पुट किया, पुट x इक्वल टू मान लो 2 रख दिया, तो 2 रखेंगे तो कितना आएगा, y इक्वल टू 2 प्लस 4, y इक्वल टू 6। तो y के बारे में 6 आया जब हमने x की जगह में 2 रखा। x की जगह में x है ना, इसकी जगह में 2, तो y की जो वैल्यू आई वो कितनी आई, देखो y की वैल्यू 6 आई। क्लियर है, इस तरीके से आपने इनके टेबल बना दी। अब जैसे ही ये टेबल कंप्लीट हो जाएगी, अब आप ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ के लिए 2 एक्सिस पहले आपको ड्रॉ करनी होगी, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस। तो चलिए हम 2 एक्सिस यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ये मान लीजिए एक तो हमने ये वाली ड्रॉ कर ली है ना, और एक हमने ये वाली एक्सिस यहां से ऐसे ड्रॉ कर ली। ये इसको बोलेंगे हम यहां पर, ये रहा हमारा एक्स एक्सिस और ये वाला हो गया हमारा वाई एक्सिस। यहां पर ये पॉजिटिव एक्स हो गया, ये हमारे पास निगेटिव एक्स हो गया, ये पॉजिटिव वाई हो गया, ये निगेटिव वाई हो गया। अब यहां पर क्या करेंगे, आप वैल्यूज लिखिए। ये हो गया 0, इसके बाद हमारे पास 1, फिर 2, फिर 3, 4, 5, 6 है ना, ऐसे काउंटिंग लिखेंगे। यहां पर निगेटिव की काउंटिंग आती है -1, -2, -3, -4, -5, -6। यहां भी ऊपर की तरफ लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5 एंड देन 6। सिमिलरली नीचे -1, -2, -3, -4 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, नाउ अब इन पॉइंट्स को आप क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। तो चलिए पॉइंट्स को अब ग्राफ में हम क्या करते हैं, लोकेट करते हैं। ठीक है, कैसे लोकेट करते हैं, आइए देखिए। सबसे पहले आप इसको देखिए, है ना, इस वाले को। यहां पर x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4। देखिए x में 6 कहां, ये रहा है x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 4 कहां है। तो देखो x की वैल्यू 6 ये रहा और y की वैल्यू 4 ये रहा। मतलब इस 6 के यहां से ऊपर जाना है और इस 4 से यहां से बगल में आना है। लगभग ये पॉइंट कहीं यहां पर आएगा। ठीक है, कैसे आना है देखिए, वापस से देखिए, थोड़ा टेढ़ी लाइन बन गई, इसको सीधा बनाते हैं ना।
6 के ऊपर ये देखिए 6 देखिए कहां है, ये 6 है, x का 6 के ऊपर देखना है, 6 के ऊपर है ना, और यहां से 4 के बगल में दिख रहा है ये यहां पर कट रही है, तो जहां पर ये कट रहा है इंटरसेक्ट कर रहा है वहां पर पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे x का 6 y का 4 6,4। इस तरीके से इसको पॉइंट नाम दे दिया आपने। नाउ अगला पॉइंट लोकेट करते हैं, x का वैल्यू 5 y का वैल्यू भी 5, तो पहले x का 5 देख लो, ये रहा x का 5 और y का 5 ये रहा, तो कैसे करेंगे इसको लोकेट, वेरी सिमिलरली करेंगे। देखो x के ऊपर यहां से 5 और इसके बगल में 5, कहां आएगा ये पॉइंट लगभग, तो ये पॉइंट लगभग आएगा आपके पास इसके बगल में यहां पर आएगा, तो ये रहा हमारा पॉइंट, ये है हमारे पास पॉइंट, कितना ये पॉइंट, ये आया हमारे पास 5,5, ये हमारा एक पॉइंट आ गया। नाउ अब आप क्या करेंगे, अब आप इसको क्या करेंगे, इन दोनों पॉइंट को जोड़ देंगे स्ट्रेट लाइन से, तो अब आप एक लाइन लेंगे और इनको जोड़ देंगे, सीधा स्केल से ही ज्वाइन करेंगे, तो ये लगभग इस तरीके से 2 मिनट है, ऐसे ये ज्वाइन हो जाएगा, पूरा जहां तक जा रहा है वहां तक इसको पूरा मिला लेना है, क्लियर है ना, यहां से भी ये ऊपर जाएगा तो ये पूरा मिलेगा, ठीक है ना। इसी तरीके से अगला हम लोकेट करते हैं, x में 0 y में 4, तो x का 0 ये रहा और y का 4 ये रहा, मतलब ये पॉइंट ये है, x में 0 y में 4। और अगला देखिए x में 2 है पॉइंट और y में 6, चक्रो x में 2 का है, ये रहा x का 2 और y में 6 का है, ये रहा 6, तो 2 के ऊपर ले जाओ और 6 के बगल में, कैसे जाएगा ये पॉइंट, ये जाएगा 2 के ऊपर ऐसे और 6 के बगल में ऐसे, ये पॉइंट ये रहा यहां पर, ये पॉइंट ये रहा। नाउ दोनों को अब आप क्या करेंगे, ज्वाइन कर देंगे वापस से, तो ये 2 पॉइंट आएंगे सीधे और इस तरीके से इसको ज्वाइन कर देगा ऐसे, ये इस तरीके से ज्वाइन हो जाएगा ऐसे। अब यहां पर देखिए ये ग्राफ इंटरसेक्ट कहां कर रहा है, ये इस पॉइंट पर कट रहा है यहां पर। अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल ले जाए, अगर आप इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाल ले जाएं इस वाले पॉइंट के, तो यही हमारा सॉल्यूशन है, यही हमारा आंसर होगा, ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट है। तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे कितने, अब आप मुझे ये बताएंगे इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे। तो यहां पर तो ग्राफ, अगर ग्राफ पेपर होता तो ये बेस्ट बनता, बट ठीक है हम यहां पर अंदाजे से काम कर लेते हैं। आप देखिए यहां पर ये यहां पर है, अगर मैं इसको यहां पर ज्वाइन करूं नीचे, तो ये लगभग देखो 3 पर आ रहा है ना 3 पर, ये पॉइंट यहां पर 3 पर आ रहा है, मतलब x की वैल्यू कितनी हो रही 3, मतलब x की वैल्यू कितनी हो रही 3 हो रही। अब इसी तरीके से y पर देखो, अगर y पर आप देखेंगे तो y पर ये कहां आएगा, ये यहां से लगभग इधर आएगा, और ये आपके पास 6 के बाद अगला नंबर 7, तो ये हमारे पास 7 पे आ रहा, क्लियर है, तो ये हो गया हमारा 7। तो कहने का मतलब x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 7। अब यहां पर देखिए पीछे बोला हुआ है x हमारे पास बॉयज है और गर्ल हमारे पास कितनी है y, तो यहां पर देखेंगे बॉयज x हैं और x की वैल्यू कितनी आई 3। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ बॉयज है, नंबर ऑफ बॉयज की वैल्यू कितनी होगी 3। समझे नंबर ऑफ बॉयज 3 क्यों होगा, नंबर ऑफ बॉयज 3 इसलिए होगा क्योंकि x हमने बॉयज मान रखे हैं और x की वैल्यू यहां पर देखेंगे कोऑर्डिनेट में, देखिए x की वैल्यू 3 आ रही है, क्लियर, ओके। दूसरा कोऑर्डिनेट y वाला है, पहला x दूसरा y, और y हमने गर्ल्स मान रखी है, मतलब यहां पर कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ गर्ल्स होंगी हमारे पास, नंबर ऑफ गर्ल्स ये हमारे पास कितनी होंगी, ये होंगी 7। तो ये इसका फाइनल आंसर है। इस तरीके से आपने इसको